नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके साथ और फिर आज तरंग न्यूज़ पर हमारे साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं विवेक पांडे, शिवसेना के उप प्रदेशाध्यक्ष हैं। और इनके साथ हमारी आज फिर कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा, खासकर कई इनके ऊपर आरोप भी लगते रहे, उन आरोपों पर भी बातें होंगी और आपके द्वारा जो आरोप लगाते हैं और लगाए जाते हैं वो सारी चीज़ों पर भी आज चर्चा। विवेक, पहले तो आपको धन्यवाद कि आप चैनल पर आए और टाइम दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक, एक चीजें स्पष्ट रहती हैं कि आपके लहजों पर पहला सवाल रहता है। जब भी हम खबर चलाते हैं, कहीं आप कह देते हैं घंटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा ये है, घंटा वो है। पहला सवाल यही रहेगा आज का हमारा। ऐसे शब्दों को लेकर के भी कई सारे कमेंट रहते हैं, कहते हैं कि गुंडा जैसा बिहेवियर रहता है उसका, ऐसे कमेंट करना, ऐसे बातों को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली चीज, ये जो आरोप प्रत्यारोप या जो भी आते हैं सामने, देखिए हम तो पहली बात बता दें कि हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और हमारे जो मुखिया थे स्पष्टवादी थे। यानी जो भी कहना था या जो भी था, विचारधारा खुली थी। हम ऐसे चुपड़े बदमाशों में से नहीं बातें करते कि हम आपके सामने कुछ दूसरा बोले और पीठ पीछे हम गंदे शब्दों का लहजा करें। हालांकि घंटा शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है। घंटा यानी घंटा, मंदिर का भी घंटा होता है। नहीं, वहाँ घंटी होती है, घंटा घर होता है, वो क्रिश्चियन में होता है घंटा घर, घंटा बड़ा घंटा भी होता है, मंदिरों में भी होता है। हम घंटी, छोटी घंटी, उसके कई रूप होते हैं, हम कह सकते हैं। ये कोई, मैं नहीं मानता कि नेगेटिविटी, हाँ उसमें आप किस नजरिए से देख रहे हैं, ये आपका नजरिया है। तो यहाँ पर उस घंटे का क्या काम, घंटा यानी क्या रोल रहता है उस शब्द का, है ना? घंटा, हम जब कई बार एक घंटा यानी बड़े घंटों को जब आवाज करते बजाते हैं, उसमें भी एक बड़ी ध्वनि आती है। तो कई बार आदमी सिसक जाता है, या कि हम इन चीजों से आप नहीं डरवाएं, हमें डराने की कोशिश ना करें कि हम आप घंटा यानी कि हमें आवाज से दबाएंगे, आप अपनी आवाज से ऐसी चीजें करेंगे। कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप ऊंची आवाज करके दबाव बना के ये सारी चीजें करेंगे तो हम इनसे यानी घंटा डरने वाले नहीं। ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं। ये तो आपका नजरिया है कि सोचने का नजरिया, आप उसे किस नजर से ले रहे हैं आप। नहीं, लोगों का साफ तौर पे जब मैं न्यूज चलाता हूँ तो मेरे पास भी कमेंट जो आते हैं, जो कॉल आते हैं, फोन, जब ऐसी चीजें जो आपकी खबरों को लेकर के आते हैं, तो ये चीजें साफ तौर पे रहते हैं कि ये गुंडा जैसा बिहेवियर करता है। ऐसा मतलब क्यों करता है? ये कौन सी बात होगी कि इसका ये बात करने का तरीका है? अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक नेता भी है कि सामाजिक नेता है, एक लीडर कहलाता है, तो ऐसी बातों का कहना। चीज तो मैं कहूंगा एक डिसिप्लिन। जो भी व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, हम उन आदरणीय से कहेंगे कि पहले अपने लहजों को ये देखें कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं, करता है, ये है वो, ये कहाँ तक, पहले अपने आप में देखें। हम जब एक उंगली किसी की ओर करते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। और अक्सर बुरा उन्हें ही लगता है जो चाटुकारिता, स्वार्थवाद, या उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी विरासत में जी रहे हैं जैसे वो घर पे बैठ के उन्हें विरासत मिल गई है। विवेक, ये बातें होती हैं कि उस लहजे का जो रिएक्शन है, अगर शायद आपका लहजा सही होता तो उसका भी लहजा सही होता, ये भी तो कहा जा सकता है। ऐसा बताया ना, कहा हमारा ऐसा लहजा रहा और फिर मैंने कहाँ पे ऐसी किसी को अपने, अक्सर मेरा वाद विवाद उपरांत कई अपने आंदोलन देखे होंगे, जनमानस के बीच में झड़प यानी जिम्मेदार अधिकारियों से मेरी बहस भी हो रही, अनगाइड या अनफॉलो, यानी ऐसी चीज़ों को मैंने नहीं उपयोग किया जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचे। मैंने विदाउट गाइडलाइन ये कहे कि हम रे बी टाइप की ये सारे शब्द है ना, तो गाली गलौज, ये सारी चीज़ें नहीं। हाँ, कुछ जगह होता है कि आदमी एक भावनात्मक, यानी जब आप बहुत बार ऐसे होता है कि आपके अंदर जो होता है तो निकाल, तो एक गुस्से में कभी कभार, और ऐसी जगह जहां हमें ये लग रहा है कि न्याय तंत्र की व्यवस्था है, जनमानस की व्यवस्था है, और वहां पे जो जिम्मेदार हैं वो एकदम तानाशाह रवैये से करते हैं, तो वो देखिए, तो फिर मैं तो मानता हूं कि फिर बर्दाश्त के बाहर रहता है। दूसरा सवाल मेरा, आप गौरक्षक भी हैं एक तरीके से, लगातार गौवंशों को बचाने का काम करते हैं। कई बार आपने गाड़ी पकड़ी और विशाल जो है समूह रहता है इनका, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियों का समूह रहता है। इस तरीके से लगभग सीधी जिले में कई ऐसे मवेशी जो कि
इन एसपी के कार्यकाल की, रविंद्र वर्मा के बात अगर की जाए तो जो अभी हाल ही में जो एसपी हैं, इनके कार्यकालों में भी कई गाड़ियां आपने पकड़ा और उस पर पुलिस का एक्शन नहीं देखा जाता, बल्कि एकाक गाड़ियों का पकड़ने का जब मामला आया तो चैनलों पर भी आया और अखबार पे भी छापा गया कि पुलिस ने पकड़ा। लेकिन जब आप पकड़ते हैं तब पुलिस उस टाइम पर कितना साथ देती है आपका? अगर मैं इस विषय पे कहूंगा तो आप लगातार देख रहे हैं रविंद्र वर्मा जी का कार्यकाल तो अभी का है, 2-3 साल 2 साल जो भी रहा है। इसके पहले भी आपने लगातार देखा होगा कि कोई ये टारगेट नहीं होता कि मैं यही कप्तान साहब हैं या सेकंड कप्तान साहब है। मेरा ये अभियान बेजुबानों की व्यवस्था परिवर्तन, जो अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी तकलीफों को समझें और उस कदर से हम प्रयासरत रहते हैं कि अगर हम किसी भी बेजुबान को 1 घंटे भी जीवन दे दें तो मालिक उस बादशाह के चरणों में है जीवन लेना देना। उनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। मैंने प्रयास किया और करीब ये समझ लें मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को पकड़ा है। इस दरमियान गौवंश के तस्कर हों, किसी भी प्रकार से ऐसे अवैध तस्करी हो, मैंने लगातार प्रयास किए। और इस दरमियान जब भी मैं ऐसी चीज़ें करने जाता हूं तो जिम्मेदार प्रशासन को, जिम्मेदार थाने को मैं हर जगह सूचना दे देता हूं, इसकी जानकारी देता हूं। और इस दरमियान प्रशासनिक तौर से मैं कितना कहूं कि मुझे साथ मिलता है। मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे कई बार बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे ऊपर 3 से 4 बार आत्मघाती हमला, इन जो गौ तस्कर थे, अभी हाल ही में 2 महीने पहले की घटना मैं बताऊं आपको, डेमो एक बता रहा, ये तो डेमो इसके पहले भी 3-4 घटनाएं हुई, लेकिन रविंद्र वर्मा जी के कार्यकाल के उपरांत की बात है। 2 महीने पहले मैंने एक गौ तस्कर की गाड़ी आपके यहाँ से तेंदुआ आपका है ना नाला, आगे नाले के पास से मैंने पीछा किया चुराहट तक, और उस डीसीएम में गौवंश भरे हुए थे। उसको पीछा करने के बाद मैं लगातार आपकी गाड़ी को लेकर, गाड़ी वाले ने जो तस्कर था पुणे चुराहट से मोड़ दिया, हाईवे से मोड़ के फिर से भागने की कोशिश किया सीधी की ओर। डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ है। आगे हम लोग जब बड़हौरा के पास आते वहां करीब 30 से 40 लोग जो हथियार लेंस थे, अपने तलवार कट्टा जो भी था उनके पास शस्त्र थे, सभी तलवारें तो चमक रही थी। अंधेरा था, गाड़ी सामने थी, रात के 1 बजे 12:30-1 बज रहे थे। गाड़ी जैसे ही हम लोगों ने देखा तो सीधे हमने कहा गाड़ी अब बढ़ाया जाए, लेकिन गाड़ी आगे भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि डीसीएम आगे थी, बड़ी गाड़ी। तो ये भी था कि वो डर के मारे भाग रहा था, अगर गाड़ी आगे बढ़ाने करते तो वो टक्कर भी मार सकता था सटा के। गाड़ी आगे लिया, हमने देखा कि हमारे लोगों के पीछे करीब 5 गाड़ियां लगी थी, 5 से 6 4 व्हीलर तस्करों की लगी हुई थी, पीछा कर रही थी। बड़हौरा की ओर भागे, 40 किलोमीटर तक भागे, लगातार कंट्रोल रूम लाइन में रहा। आपकी बमनी चौकी हो, सिमरिया हो, रामपुर हो, खड्डी हो, सारे थाने, कंट्रोल रूम, सारे सब कोई जानकारी था सारी। 40 किलोमीटर तक कोई प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन दुख लगता है इन सारी चीजों से। 40 किलोमीटर बाद खैरा पेट्रोल पंप पड़ता है आपका। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पुलिस की कोई सहायता नहीं मिली? सहायता अगर मिली होती तो मुझे 40 किलोमीटर भागना पड़ता कि ये तस्कर निकाल लेते। एक चप्पल चोरी हो जाए जिस दिन पुलिस अपनी औकात में आ जाए तो। मैं सीधे से बात कहूंगा कि पशु तस्करी, गौ तस्करी अभी भी लगातार जारी है और ये लापरवाही में जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन की मानता हूँ। मतलब आप इस बात को विवेक मानते हैं कि जो गौ तस्करी हो रही है पुलिस की जानकारी में हो रही है? बेशक पुलिस को क्या नहीं मालूम है, पुलिस कप्तान साहब को, पुलिस को हम क्या कहें, जब कप्तान साहब भी जब ऐसे ठंडे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। पुलिस कप्तान रविंद्र वर्मा जी को क्या नहीं मालूम है। मैंने आईजी साहब को रुकवा के बोला था एसपी ऑफिस में, उनके सामने मैंने बोला था कि कप्तान साहब, आपके यही कप्तान साहब, सभी खड़े थे, सीधी और सिंगरौली के कप्तान साहब की उस दिन मीटिंग, और आईजी साहब, डीआईजी साहब सभी को। हमने कहा महोदय मुझे दुख का विषय है कि शहीद रीवा कप्तान साहब विवेक सिंह साहब का सपोर्ट मिला, नहीं सीधी कप्तान साहब का सपोर्ट नहीं मिलता कभी भी, और सामने खड़े थे। देखिए मैं सीधी से बात कहूँ कि मैं गौवंश की तस्करी में मुझे सपोर्ट नहीं मिला, और जब भी मैंने बातें करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कहाँ हो रही, कैसे हो रही। मैंने वो एविडेंस क्या, साला शिकायत दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, पकड़ी गाड़ी दे रहे हैं, आप उसके बाद भी पूछ रहे हैं कहाँ हो रही। ये शर्म का विषय है, क्या कह सकते हैं। तीसरा सवाल, राजनीतिक नेताओं की जब बात आती है, अरे कहाँ जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है,
क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। और राजनीति में हैं आप, लगभग जुड़े हुए हैं राजनीति से। हम ये नहीं कहते कि आप कोई नेता, मतलब ऐसे विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आप ही कहते हैं कि हमें कोई नेता या सांसद ऐसे कुछ बनना नहीं है। नेता तो हैं आप, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, क्योंकि जो लीडर को ही नेता कहते हैं। आप लीड करते हैं किसी चीज को तो नेता हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप कहते हैं कि विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, तो इतनी मेहनत करते क्यों है फिर आप जनता के बीच में जा करके अपने प्रति वो चीजें पैदा करना? फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नेता या विधायक या सांसद, ऐसा कोई भी ऐसे पद अगर नहीं हासिल करना, तो वहां पर जाने का क्या मतलब रहता है? सीधी सी चीज है कि चाहे वो देश की आजादी का दौर हो, चाहे मुगलों का एक दौर रहा हो, मतलब अंग्रेजों का, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उसके पहले मुगलों का, बहुत सारे आए ऐसे शासक, और उस दरमियान से जितने भी क्रांतिवीर रहे, कोई पॉलिटिक्स नहीं, अपनी मातृभूमि रक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा, जनमानस की व्यवस्था के लिए वो सदैव संघर्षरत रहते थे। हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। हम क्यों बार बार स्वार्थवाद की राजनीति में चले जाते हैं? बहुत बार हमें लगता है कि क्या कोई जरूरी है कि आप एमएलए, एमपी या चुनाव लड़े तभी आप समाज सेवा कर सकते हैं? बड़े ही शर्म का विषय, बड़ी छोटी सोच है। लेकिन सरकार का सपोर्ट तो नहीं मिलता। देखिए, जैसे आज आप कह रहे हैं कि एसपी का सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जहां पर विपक्ष सरकार यहाँ पर बैठी है, जो आप करते हैं वो करने नहीं देती है, आपको रोकती भी है। कि ऐसा है कि वो करने से रोक नहीं पाते, हम तो रुकने वाले हैं भी नहीं। मैंने पहले ही बताया, मैं बाला साहेब का शिव सैनिक हूँ, और मुझे रोकने वाले, जब तक मेरी सांस चल रही तो किसी की औकात नहीं मुझे रोक ले। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही, तो मैं अपनी मातृभूमि, अपने कर्म और धर्म के लिए कोई नहीं पैदा हुआ जो मुझे रोक सके, और मैं तब तक संघर्षरत रहूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही। रही बात इनकी सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट क्या, मैं तो अपने कर्म से, उद्देश्य कि एक कहते हैं ना, हमारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मुझे फल की कोई अपेक्षाएं नहीं, ना मैं स्वार्थवाद की राजनीति करता, ना मुझे इनके हाँ, मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। आप जनता के टैक्स से पेमेंट उठा रहे हैं, आप जनता के वोट से जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो उन्हें मैं बताता हूं, आईना दिखाता हूं, मेरा काम है आईना। जिस प्रकार से एक पत्रकार साथी दिखाता है आईना, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उसी प्रकार से मैं भी अपना आईना दिखाने का प्रयास करता हूं और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। भले ही मैंने बताया ना कुछ देर पहले कि 2 घंटा ही सही, 1 घंटा मैं उस बेजुबान के जीवन के लिए। अब ये साहब आपको डिसाइड करना है कि इसे 2 दिन के लिए भेजना है या जीवन भर के लिए इस बेजुबान को जीवन देना है, ये आपके ऊपर फाइल करना है। मेरा काम था, मैंने कार्रवाई के लिए आपको सामने कर दिया। तो ये अपना अपना कर्म है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। संजय दत्त को पसंद करते हैं आप? मैं किसी को भी उसके एक अच्छे कैरेक्टर से पसंद करता हूँ, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे हम जिन्हें अपना गुरु मानते हैं यानी बाला साहेब। मेरा सवाल था कि क्या संजय दत्त को आप पसंद करते हैं? मुझे जहाँ एक अच्छाइयाँ जो दिखती हैं कि जहाँ संजय दत्त एक चाहे किसी प्रकार से विवाद हो, ऐसे विवादों से नहीं। हाँ, कुछ मुंबई में उनका मैं विरोध भी उन चीज़ों पे करता हूँ। मुंबई में जैसे वो वाले मामले में आया, और उस टाइम पे याद है आपने संजय दत्त का जिक्र किया, तो बाला साहब ने संजय दत्त को बचाया था। तो उन चीज़ों को तो मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जहाँ पे अगर लगता है कि एक्टिंग अच्छी करते हैं, एक्टिंग पसंद करते हैं, एक्टिंग विशेष रियल लाइफ में अगर जहाँ गलत है तो मैं विरोध करता हूँ, जहाँ सही है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने सवाल इसलिए ये किया क्योंकि आपका भी लगभग लुक वही रहता है, मुन्ना भाई वाला, सर्किट वाला। आपके हाथ में चूड़ा मोटा सा,
जो सर्किट का रहता है, जैसे आपके रुद्राक्ष वगैरह, मतलब दाढ़ी वगैरह ये सब रखना, बिल्कुल ये इस तरीके के रहने को लेकर के इसलिए मैंने पूछा कि क्या पसंद करते हैं ऐसा पहली चीज अगर आप इसमें एक दूसरे नजरिए से बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, ये सर्किट वर्किट मैं नहीं जानता क्या है ना। लेकिन मुझे जो पसंद है वो मेरी पसंद है। बताया ना कि हमारे बाला साहब ने एक बार कहा था कि जो लोग कहते हैं कि मैं नशा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं, मेरे चुपड़े बदमाशों से मुझे नफरत है। और मैं जो हूँ स्पष्ट हूँ, किसी को चुड़ले से दिक्कत है, ये तेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं चुड़ला पहनता हूँ, रुद्राक्ष पहनता हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसे है, ये मेरी व्यवस्था है। हाँ, आप कैरेक्टर पे जाओ कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इस पे किसी के पहनावे से जज करना, किसी की इसके रहन सहन, ये तो आपके संस्कार हैं। और ऐसे लोगों को मैं ऐसे मानता हूँ कि हो सकता है उन्हें भी कुछ जानकारी और शिक्षा की अभी आवश्यकता है। अगला सवाल हमारा ये है कि क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं? मेरी जानकारी में अभी तक तो मेरे ऊपर ऐसे कोई, देखिए कानून की नज़र से अगर देखें, मैंने जो आंदोलन किए हैं तो उनकी नज़र में तो आपराधिक है, यानी अपनी नज़र में ऐसा ना कहें कि हो सकता है कि गलती से कोई हुआ, लेकिन मेरे ऊपर आपराधिक मामले ऐसे नहीं हैं। अगर आपराधिक होते तो आज से आपने देखा होगा साल भर पहले जिला बदर हुआ था, फाइलें वही लगी थी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि आज तीखा प्रहार है, तीखा नहीं जितना तीखा करने के लिए लगातार जो है आपके ऊपर सवाल जारी है, अभी भी चलता ही रहेगा। सवाल मेरा ये था कि आपके ऊपर अगर बात की जाए, अगर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है तो अब तक कितने मुकदमे दर्ज हैं आपके ऊपर? लेकिन मैं बताऊं, जन सेवा में मेरे ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज, फिर भी आंकड़ा एक तो मुझे याद है कि 19-20 है सर, ऐसे 19-20 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे जनता की, वो भी आंदोलन के, कभी किसी की व्यवस्था के लिए, कभी नगर पालिका हो या जिला कलेक्ट्रेट हो, जन सुनवाई केंद्र, कहीं भी रहा हो, जब भी लड़े हैं, छात्र इकाई की लड़ाई हो, यही सब है। क्योंकि मैंने कोई अभी तक किसी का ऐसा नुकसान नहीं किया जहाँ पे जनमानस की व्यवस्था में नुकसान हो। और आप ग्राउंड में इसकी जानकारी भी ले, जनता में मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी जनमानस का नुकसान किया तो वो मुझे कहेगी मैंने किया। जिला बदर की आपने बात की, जिला बदर में आपने भी टिप्पणी की थी। मैं फिर से आप मुझसे आज पूछना चाहूंगा कि जिला बदर में किसका हाथ था? जिला बदर में किसका कहें, एक ही चीज कह सकते हैं, वो बीता हुआ कल है। और बीते हुए कल में मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि मैं पेश करूं कि पूर्व विधायक कहाँ था, प्रेजेंट विधायक कहाँ था, कि सांसद का था। वो एक दौर था, गुजर गया। अब अगले दौर में अच्छा काम करेंगे, देखा जाए। फिर भी जब किसी के बारे में आरोप ही नहीं करना है। मैं ये मानता हूं कि समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वह राजनीति से जुड़ा हो, चाहे समाज से या घर से जुड़ा हो, बीते हुए कलों को देखने से, इस बारे में स्पष्ट है कि मतलब आप सही जवाब देना नहीं चाहते हैं। सही जवाब क्या आपको, चलिए एक मैं समझ सकता हूँ। देखिए एक चीज मैं बताऊं, सीधी सी बात, सही जवाब आप भी जानते हैं। वाद विवाद की स्थितियां उस टाइम पर पैदा हुई थी और आप जिले से बाहर गए थे, पुलिस ने आपको पकड़ के बाहर निकाल दिया था इस जिले से। देखिए एक चीज मैं यहाँ जहां आप पैदा हुए और जहां आप लगभग जनता के लिए टोकूंगा, मैं यहाँ पे टोकूंगा थोड़ा सा। वाद विवाद, कैसा वाद विवाद? क्या जनता की व्यवस्था के लिए लड़ना वाद विवाद है? तो वो ठीक है, वो मुझे वाद विवाद हजारों बार पसंद, लाखों बार पसंद है। रही बात पुलिस को निकाल देना, तो पुलिस हो या कोई भी हो, जब तक हम किसी भी प्रकार से ऐसे अपराध नहीं करते कि वो मुझे निकाल दें। ये कलेक्टर साहब का आदेश था और पूर्व कलेक्टर थे साकेत मालवी, उन्होंने आदेश किया। पुलिस का काम था लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना। पुलिस ने अपना काम किया था। पुलिस ने इज्जत पूर्वक मुझे लेके जिले के बाहर गए और सीमे के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस को मुझे सौंपा। उसके बाद मुझे अपने बादशाह यानी ऊपर वाले मालिक के और न्यायतंत्र की, यानी हमें अपने देश की न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा था। मैंने लड़ा, 77 दिन में मैं सीधे आ गया। 1 साल के लिए जिला बदर किया गया। तो किसने मुझे बाहर किया, मैं कैसे हुआ, आरोपी कौन था, किसने क्या भरा, वो मालिक ने सबका हिसाब दिया है। मुझे किसी को देने की औकात नहीं। कलेक्टर को कितना जुर्माना भरवाया आपने? मैंने नहीं भरवाया। कौन कहता है मैंने भरवाया? लड़ाई तो आपकी थी। तो इनका ये कह सकते हैं कि शायद शिक्षा का अभाव रहा हो,
मैं तो बार बार, अनिल सुचारी साहब हमारे पूर्व कमिश्नर थे, कमिश्नर साहब से मेरी आधे घंटे तक बात हुई थी उस दरमियान में अपने केस की हाई बात। कोर्ट से इस पर जो किया गया था कि जुर्माना भरेंगे, कमिश्नर को भी आया था या कलेक्टर बस को आया? दोनों हमारे माननीय कमिश्नर साहब को भी आया था और जिला कलेक्टर साहब को भी आया था। क्यों आया था? यही मैं बताया तो, आपने कहा ना कुछ देर पहले कि आपको पुलिस ने बाहर कर दिया, आप एक आपराधिक व्यक्ति हैं और शायद ये अपराध सिद्ध नहीं कर पाए। जिनके पास खुद की किताबें थी, अपराधी तो वो थे जिन्होंने मेरे साथ अपराध और जघन्य अपराध किया, मुझे जिले से बाहर किया और उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ के लिए मैं लड़ता रहा, आज भी लड़ता रहता हूं। तो उनके लिए लड़ने का जो आरोप लगाया उन्होंने, तो उसे न्याय तंत्र ने पूर्ण तरीके से जांच की और मुझे दोष मुक्त पाया। तो दोषी जिसे बनाना था तो उसे न्यायपालिका ने बनाया, हमने नहीं बनाया। मतलब इनमें से न्यायपालिका ने कमिश्नर को और कलेक्टर को दोनों को जुर्माना भरने के लिए बोला। हाई कोर्ट का आदेश था, मतलब उनकी गलती यहाँ पे कोर्ट ने साबित कर दी। कोर्ट ने साबित की, मैं कौन होता हूँ साबित करने में। अभी अगर बात की जाए तो आप क्या मानते हैं कि दीदी पाठक जो इस टाइम पर विधायक हैं, सीधी के विकास को लेकर के कुछ कर रही हैं? विकास होगा सीधी में? अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। देखिए ऐसा है, विधायक हो या सांसद, उन्हें जनता ने अपना वोट दे दिया है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जब अगर जनता के बीच में अगर आरोप और प्रत्यारोप और काम नहीं होगा, और चाहे विधायक हो, देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, विवेक वहां पे विरोध करेगा और उन्हें बताएगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है महोदय या महोदया, आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो हम विरोध करें। प्रीति पाठक जी हमारी पूर्व में भी पहले आपने देखा होगा लोकसभा के सांसद थी। उस दरमियान आपने देखा कि जब रेलवे के ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का ही जो विवाद मामला था, किसान पीड़ित थे, उनके लिए मैंने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने भी अपना जो दायरा था, उन्होंने अपना प्रशासनिक व्यवस्था ली, पुलिस लगी हुई थी, हमने अपना विरोध दर्ज किया। सेकंड बार विधायक जी का जो पूर्व विधायक थे उनका भी मैंने विरोध करने का कोशिश किया, लेकिन उसके पहले जिला बदर का लेटर आ गया और जिला बदर में मैं चला गया, तो मेरा कार्यक्रम वो डिस्पोज हो गया था। लेकिन हमारे साथियों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ शिव सैनिक साथियों को अनैतिक रूप से, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, ऑन द रिकॉर्ड की वो एकदम साफ सुथरी छवि के लोग थे। 5 लोगों को पकड़ा गया। जब कोई भी आरोप पुलिस ने नहीं पाया तो मजबूरन से 151 लगा के उन्हें सेकंड दिन पेश करना पड़ा। तो ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं, उनको अपनाना है, अपनाते रहे, इससे फर्क भी नहीं पड़ता हमें। अभी आप अनशन पे बैठे हैं, आपके साथ लगभग 250 जनता, आपने बताया कि 250 जनता वहां पर मौजूद है आपके साथ, जो बेघर हो रही है, और वो भी रेल परियोजना की अगर बात की जाए तो उसमें चूंकि उनके पास जो घर था वो रेल लाइन में फंस रहा है, जिसको लेकर के उनके घर पर बुलडोजर चलनी है, और वो अब अगर बुलडोजर नहीं चलती तो रेल लाइन कंप्लीट नहीं होगी, यानी विकास में बाधा भी है, और अगर विकास हो रहा है तो बेघर हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आज कितने दिन हो चुके हैं आपको अनशन पे बैठे हुए? पहली चीज बताऊं कि मेरा ये अनशन आज 57वां दिन है, 56 दिन पूर्ण हो गए, कल 57वां दिन आज का है। और शिवसेना समर्थित है इस आंदोलन में, और हम समर्थित हैं उनके शांत साथी और मजदूर पीड़ित साथियों के साथ। रही बात विकास की गति में रुकावट या विकास को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा विषय है। हम भी चाहते हैं, हमारे सीधी जिले में हम कई दशकों से झेलते आए हैं और उसमें आज तक रेलवे नहीं पाए। सीधी का सदैव विकास पीछे ही रहा। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ से निकले, बड़े बड़े पद निकले। अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी सीधी जिले को गोद भी लिए। सीधी का कितना विकास हुआ? सीधी कहाँ से कहाँ स्वार्थवाद की राजनीति के शिकार हुई है सीधी। और स्वार्थवाद की राजनीति में ऐसा है कि देखिए, रेलवे तो लाना चाहते हैं, तो वो रेलवे में जो बसे हुए लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे ही लोग हैं ना। किसी गरीब के साथ कितनी जातीयता करेंगे? मैं तो उनसे जनप्रतिनिधि हो या जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हो, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन जो शासन की गाइडलाइन होती है, पॉलिसी
कि अगर रेलवे जा रही है किसी ट्रैक में, अगर उसके बीच में भूमिहीन परिवार हो या किसान हो या जो भी फंसता है, इस दरमियान उनको उसका मूल्यांकन और उनके व्यवस्था के लिए विशेष रूप, यानी जो किसान साथी है भूमि वाला, उसे एक बड़े मुआवजे की रकम दी जाती है। और रेलवे का एक अच्छा नियम है कि आपने देखा होगा दूसरी जगह जो मुआवजा मिलता है वो 1% से 2%, यानी डबल देती है रेलवे डायरेक्ट, और डबल मुआवजे देती है। तो किसान साथियों को मुआवजा मिला, लेकिन जो भूमिहीन परिवार है वो तो बेचारे कच्चे घर थे, उनके पास मकान नहीं है, तो अपने कच्चे घर में 1 लाख रुपए पाए। दूसरे की जमीनों में बसे थे, कुछ राजस्व लैंड में बसे थे। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि उन्हें कम से कम विस्थापन तो दे दें, और बिना विस्थापन को जाएंगे कहाँ? कोई 1-2 घर नहीं है साहब, 1-2 घर भी हो तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है। स्थानीय प्रतिनिधि हो या स्थानीय प्रशासन हो, तो उस पर आप जानकारी दें, रेलवे बोर्ड को दो या आपके अंडर में है तो आप राजस्व, यानी जो राजस्व ने, देखिए रेलवे का काम था जमीनें लेना, राजस्व का काम था जमीनें देना। यानी हम रेलवे को कैसे जाने कि ये GRM है या GM साहब है? मैं तो ये जानता हूँ GRM DRM जो भी आएंगे तो DM साहब से मिलेंगे ना हमारे सीधे के, और DM साहब हमारे ठहरे राजस्व के मुखिया। तो आपने जो जमीनें दी, तो जो जमीनों में जो ये गरीब परिवार बसे थे, तो आपने क्या सर्वेक्षण कराया कि ये ऐसे परिवार हैं, इनके पास एक यही कच्चा मकान बस, ये अति गरीब लोग हैं, इनके पास घर तक नहीं है, ये ऐसे थे दूसरे की कुलिया में बस के अपनी खेती किसानी अधियारा तिहारा करते थे। अब जो बड़े भूपति थे किसान, तो वो अपना कहे कि हमारे बाबा पुरखों ने बसाया था, हमने नहीं बसाया है, हम निकाल देंगे। हाँ तो आप जाइए, हमें मुआवजा मिल गया, हम क्यों दे दो आपको? तो बाबा पुरखों ने जो बसाया था तो उसमें रेलवे निकल गई। अब इन्हें इनके कच्चे घर का 1 लाख रुपए मिला, ये बेचारे कहाँ जाए? 1 लाख रुपए में जमीन ले लें आज के समय में कि घर बनवा लें? मेरी लड़ाई ये है कि इन्हें इनका भाई शासन की जो पॉलिसी हमारे प्रदेश सरकार की है, देश की हमारे मोदी जी की जो भी पॉलिसी आपने बनाया कि किसानों को 5 डिसमिल का पट्टा या 20-22-30 का शहरी क्षेत्र से लगा हुआ, जो भी आपकी पॉलिसी है, इन्हें भूमि से लाभान्वित कर। दबे कुचले हुए लोग हैं, अति गरीब हैं, एक वक्त की रोटी अगर कमाने ना जाए तो इनके घर में लाले पड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप कभी देखिए, आइएगा पंडाल में, ऐसे गरीब हैं बेचारे, काम ना करें तो एक व्यक्ति काम करने जाता है, दूसरा आके बेचारा आंदोलन बैठता है, उसकी बीवी आंदोलन में मिलेगी तो बेचारा किसान काम करने जाता है। अब देखिए, अभी जाइएगा 200-250 महिलाएं बैठी होगी पंडाल में, तो ऐसी स्थिति होती है। देखिए, तो ये तो कॉमन सी चीज है कि शासन प्रशासन को इसमें खुद गंभीर होना चाहिए। तब तक लड़ाई जारी रहेगी आप? जब तक उन्हें उनका एक स्थायी रूप से उनका आशियाना ना मिल जाए, यानी उनकी एक पट्टे की भूमि ना मिल जाए, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मैंने तो फाइनल बता दिया, मैंने आंदोलन में क्या घेराव भी किया। अभी प्रशासनिक रूप से इसकी कार्यवाहियाँ जो संतुष्ट किया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा, उन्होंने किया है कि हमने प्रक्रिया शुरू की है, और प्रक्रिया शुरू है, आवंटन का भी काम होगा, आबादी घोषित होगी, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। और इंतजार हमें अभी 15 दिन आपने कहा, मैं एक महीने फिर से इंतजार करता हूँ। मुझे आ रहे फार्म, आप फाइनल कर दीजिए, मैं इस आंदोलन में बैठूँ या जेल में बैठूँ, आप जहाँ भेजने भेजिए, लेकिन जनमानस की व्यवस्था के लिए मैं लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा जब तक उनकी व्यवस्थाएं नहीं मिल जाती। आप अगर वर्तमान में देखा जाए तो विधायक और सांसद दोनों से कभी आपने मिला इस मुद्दे पर कि इनको चाहिए? बेशक, मैं आपको बताऊं, मैंने बीच में जब क्या कहूँ कि ये जो सूचना है, तो अनशन की सूचना विधायक या सांसद को भी है या नहीं है? लगातार भाई साहब, आप बताएं कि हमारे सीधे के हमारे जो पत्रकार साथी हैं, बड़े से बड़ा चैनल हो या छोटे से छोटा चैनल हो, किसी ने कवरेज ना किया हो तो बताएं? सभी ने कवरेज किया बराबर। सेकंड चीज़ कि चलिए ठीक है भाई, सरकार तो आपकी है, विधायक सांसद आप हैं, क्षेत्र आपका है, वोटर आपके हैं, और फिर आप तो सप्ताह में मीटिंग भी लेते हैं अपने अधिकारियों की कि क्या हो रहा है जिले में, क्या व्यवस्था है, आप लोगों को क्या गाइडलाइन है। तो क्या आपको ये पता नहीं है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित इतने भूमिहीन परिवार हैं? सबको पता है, वो तो जन सुनवाई में भी जा चुके, बेचारे कई आवेदन दे चुके। यानी जन सुनवाई कलेक्टर साहब वाला नहीं, कलेक्टर साहब वाला तो 10 बार दे चुके, लेकिन सांसद और विधायक जी वाला कम से कम 5 बार जा चुके, 10 बार जा चुके। ये तो इनकी गंभीरता है, स्थानीय प्रतिनिधियों की और स्थानीय प्रशासन की। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? विवेक, हमारा सवाल अब जो ये रहा सो रहा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में 2 पार्टियों का बोलबाला रहता है, कांग्रेस का, एक बीजेपी का, शिवसेना भी एक पार्टी ही है, तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो आप किसे पसंद करते हैं? मैं देखिए किसी को पसंद नहीं करता, मैं बाला साहब को पसंद करता हूँ। मतलब और मैं पार्टी को ही आप पसंद? मुझे हाँ, मैं बाला साहब को पसंद करता हूँ और अपने लोगों को, अपने जिले की जनता को पसंद करता हूँ, अपने लोगों को, दबे कुचले हुए लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं। किसी पार्टी से कोई लेना देना? मैं पार्टी भक्त नहीं हूँ, मैं विचारधारा का भक्त हूँ। मैंने बताया ना, मैं शिवसेना का भी भक्त नहीं, मैं बाला साहब। विचारधारा की अगर बात करते हैं तो इनमें से रीति पाठक और राजेश मिश्रा दोनों की विचारधारा को लेकर के आप क्या कहते हैं?
देखिए, इनका पर्सनल विषय है, मैं इनके बारे में क्या कहूं? आप इनकी विचारधारा को नहीं समझते? ना हमें समझने की फुर्सत नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए लड़ूं कि इनकी विचारधारा समझो। ये अपना काम करें, जनता ने जो दिया है, सांसद विधायक हैं, आप काम करिए। हम आपकी विचारधारा नहीं जानना चाहते। आप वोट पाए हैं, वोट अर्जित किए हैं तो काबिल होंगे, उस कुर्सी लायक होंगे, जनता ने दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और जिले का अच्छा विकास करें, जिले के अच्छा नई दिशा दशा दें। हॉस्पिटल प्राइवेटेशन का आपने विरोध किया कि प्राइवेट हो, जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेटेशन के तहत बनने वाला है, तो इस पर आपने विरोध किया। क्या आपने जानने की कोशिश की कि प्राइवेट होगा तो क्या होगा, उसे क्या फायदा होगा, किस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं, क्या डॉक्टरों का होगा या हॉस्पिटल का होगा, क्या चीजें प्राइवेट होंगी? क्या आपने इसका थोड़ी भी कहीं भी जानकारी आपने जुटाया? अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। प्राइवेटीकरण मैंने विरोध कहाँ किया? आपने विरोध किया सीएमएचओ के कार्यालय में आप जाकर हाँ, मैं उसी विषय में मैंने विरोध नहीं किया। मैंने जानने की कोशिश की और जानने की कोशिश विवेक पांडे ने किया। उसके लिए कार्यालय में जाकर के और अनशन पे बैठने की क्या आवश्यकता थी? बेशक जानकारी ले सकते थे, पीडीएफ फाइल मांग सकते थे, कोई प्रोजेक्ट मांग सकते थे। आप क्या होता है ना कि हम पीडीएफ फाइल मांगेंगे, हम मीडिया को लेके जाएंगे, हमारे पत्रकार साथी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं जिले के, जिनके पास मीडिया या कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें जानकारी नहीं होती। मसूरी से घर आए तो वो जब मेरे पास कंप्लेन लेके आते, दबे कुचले हुए लोग कि अब ये जाने ना कि हम चैनल देख रहे हैं, हम तो जुड़े हुए फील्ड से व्यक्ति हैं और प्रॉपर जो खाली देख रहा है, और जो वो एक गरीब तबके का है तो वो काम किया और घर गया, तो वे फिर से आए। उसे किसी ने बताया कि भैया वो तो हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाएगा, कल 5 रुपए वाली पर्ची 50 में से आएगी, फला जो है तो बेड का पैसा लगेगा, फला दवाई का पैसा लगेगा, फला डॉक्टर लगेगा, फला ये। तो ये सारी चीजें जब होती ना, तो मैंने कुछ तो डाटा ये था कि चलिए हम कलेक्ट भी कर दें। लेकिन हमारे जो 10 25 50 100 200 लोग जो थे, वो ऐसे ही महिलाएं थी, ऐसे ही परिवार के लोग थे जो मीडिया या कुछ ऐसी चीजों से जिनका डिस्टेंस था और वो तरीके से नहीं समझ पा रहे थे। और मुझे भी इसकी सच बताऊं तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, और मैंने उनको लेकर गया और लेकर मैं चाहता था मुझे भी इस शिक्षा की ज्ञान दीजिए। यानी हमारे चाहे सीएमएचओ हो, चाहे कलेक्टर साहब, चाहे प्रतिनिधि हो, मुझे ज्ञान दीजिए और बताइए आपकी प्राइवेसी में क्या पॉलिसी है, इसका क्या निराकरण? हाँ, मैंने इसी विषय में मैंने बताया ना कि उस दौरान जब मैंने पूछा कि ये प्राइवेसी है क्या और इसकी पॉलिसी क्या है, अगर जनमानस की अच्छी व्यवस्था के लिए है और जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा, जनता का पैसा गरीबों का नहीं लगेगा, व्यवस्था उसी तरीके से मिलेगी, अच्छा ट्रीटमेंट व्यवस्था सुधार हो जाएगा, हम सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं। लेकिन अगर ये जनमानस के विरोध में है तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि देखिए, जनमानस की व्यवस्था के लिए अगर सुचारू रूप से आप व्यवस्था दे सकते हैं तो इसे लागू करें। अगर जनमानस की व्यवस्था के विपरीत आती है तो हमने आई थी, सिविल सर्जन आई थी और सिविल सर्जन ने उन्होंने खुद कहा कि मुझे इसकी खुद जानकारी नहीं। तो जब विभाग को जानकारी नहीं तो विवेक पांडे को कैसे जानकारी होगी? तो विभाग तो आए, लेटर तो लेके आए, आप तो चालू तो करो, तो फिर तो मुझे 2 सेकंड लगेगा जानने में। लेकिन आप तो पहले विभाग में लेटर आए कि पॉलिसी क्या है, उन्हें नहीं जानकारी, उन्होंने बताया मुझे लेटर नहीं आया, अभी प्राइवेसी कोई सिस्टम नहीं आया, घोषणा हुई है, सीधी जिले का नाम अंकित है। अब मैं उसी के इंतजार में, आ जाए तो फिर आगे का विरोध होगा या समर्थन होगा, वो उसकी पॉलिसी के आधार पर है। आपके अंदाज में अगर कहूं कि यहाँ अगर कोई और विधायक होता है या आज जो विधायक है वो सही है, तो क्या मानते हैं आप? कैसे नहीं समझ पाया? से आज विधायक जो है उनके द्वारा सीधी का विकास को लेकर के आप कहते हैं कि कुछ हो रहा है, या फिर आज आपके अंदाज में अगर कहा जाए कि घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो? देखिए, ऐसा है, फर्क तब पड़ता है जब विकास होता है। हम जब से जानने लायक हुए हैं
तो मुझे याद है कि सीधी में विकास की गति में 100% में 30%, यानी 70% अभी भी सीधी पिछड़ा है। और जो विकास हुआ है उसे नकारना भी अपराध है, मेरा मानना है। यानी विकास हुआ है, गांव की सड़कें अच्छी हो गई है कुछ हद तक, बहुत सारी। NH39 तो 2009 से बन रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुई है, कुछ हद तक अब चलने लायक हो गई है। तो जब हम लोग भी जाते हैं ना, तो ये सही है कि मैं इसे नकार नहीं सकता, अच्छा लगता है। जहाँ अच्छा है तो अच्छा है, जहाँ बुरा है तो बुरा है। रोड भी मानते हैं? रोड भी मानते हैं। विद्युत का लाभ भी लोगों के बीच में पहुंचा है, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है अभी भी। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, जो सत्ता सरकार के हैं। उन्हें सर्वेक्षण करना चाहिए उनके क्षेत्र में कितने लोग पात्रहीन हैं, नहीं है। तो ऐसा है कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि विकास हमारे सीधी जिले का 70% अभी भी अंधकार में है, क्योंकि सीधी सिर्फ राजनीति का शिकार रही है, राजनीति का अखाड़ा रहा है। सीधी की सारी योजनाएं, चाहे सिंगरौली भाग गई हो, रीवा चली गई हो, सीधी को सदैव कटोरा मिला है। सब सीधी में ये कहें कि 30% में यही रोड जोड़ दें, लाइट जोड़ दें, छोटी मोटी चीजें परिवर्तन हुई, लेकिन इनका हर योजना अब एक चुनावी एजेंडा बन जाता है। 2019 में रेलवे देने वाले थे, 2024 आ रहा है, रेलवे काम चालू है, रेलवे के किसान अभी भी पीड़ित हैं, तरीके से मुआवजा आवंटन नहीं हुआ अभी भी सब। तो ये इनका तो जितना भी विकास की गति है ना, तो ये राजनीति में उसी चीज का फीता काटना, बार बार राजनीतिकरण करना इनकी एक शौक है। तो अभी भी विकास के मामले में मैंने किसी को नहीं मानता कि विकास हुआ और मैं इनसे खुश हूँ। चलिए अब कुछ पर्सनल सवाल कर लें आपसे। बेशक राजी हैं आप पर्सनल सवालों से? बेशक। चलिए, तो पहला सवाल तो हमारा ये कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? माता जी हैं, बड़े भाई हैं, भाभी जी हैं, एक बहन सिस्टर है, शादी हो चुकी है। ये विवेक जो कि सीधी जिले में आके और इतना आतंक मचा के रखा है, हर व्यक्ति के साथ बैठा है और लड़ने के लिए बैठा है कि हम अगर कहीं गलत हो रहा है तो होने नहीं देंगे, ये विवेक कहाँ से आया? सीधी सी बात है कि देखिए, उम्र के साथ इंसान को सही और गलत की परख होती है, और मेरा मानना है कि अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, वरना फिर अगर हम यहाँ पेट पालने आए हैं तो पशु भी अपना पेट पाल रहा है। मानते हैं इस बात को? तो अगर हम पेट पालने हैं तो हम पेट नहीं पालने आए, हम कुछ करने आए। इस मातृभूमि में, इस कर्म भूमि में जन्म हुआ है तो कर्म करने के लिए मिला है। नहीं तो आप ऐसी चीजों पे अगर बात करेंगे तो मैंने देखा है आप जीवन भर पूरा व्यतीत कर देते पैसा कमाने में, लास्ट में साला आप मरते हैं ना, तो जिस घर को, जिस आशियाने को बनाने के चक्कर में थे, तो आप सोने की अंगूठी पहने रहेंगे तो उतार लेंगे, लेकिन कपड़ा भैया छुतिया है, जला देंगे। जला देंगे। ये साला मायावी चीजों की लोग, कीमत। मायावी, स्वार्थी और माया से जिस दिन आप परे हो जाते हैं, उस दिन आपके अंदर सेवा भाव और फिर भक्ति भाव आ जाता है। मुझे लगता है कि बचपन से ही एक आदत थी, अपने बादशाह यानी उस जगत पालनहार मालिक हनुमान जी स्वामी को मैं अपना गुरु मानता हूँ और सब कुछ मानता हूँ। तो मेरा मानना है कि उम्र की परिपक्वता, और दूसरी चीज की, मैं बड़ा छोटा सा था, पिताजी 5 साल की उम्र में गुजर गए, एक मिडिल क्लास की फैमिली, तो गरीबी बड़े नजदीक से देखी। तो इस चीज का भाव सदैव से रहा है कि मैं उन गरीबों की पीड़ा समझ सकता हूँ जो दबे कुचले हुए लोग हैं। बिल्कुल। तो इसमें नो डाउट कि मुझे इस चीज का सफाई देने की जरूरत है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से, मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, जिसने मुझे 5 साल से पाला पोसा। मेरे भगवान से भी बढ़कर है मैया मेरी, और उस मैया के चरणों में और अपने पूर्वजों के चरणों में दंडवत है कि जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो जैसा भी हूँ, तो उनका आशीर्वाद है साथ में, इतना ही काफी। पहले का विवेक नाम का जो लड़का था, शायद वो रेता की सप्लाई करता था, रेता बेचा करता था, गिट्टी बेचा करता था, जो पहले वाला विवेक था। ये मैं आपकी बात करूं तो ये गलत जानकारी है कि विवेक सप्लाई करता था। सप्लाई का मतलब है बेचने वाले जो होते हैं। रेत माफिया नहीं था, हमने रेत माफिया नहीं कहा। नहीं, सप्लाई वाली बात है, तो फिर वो रेत से जुड़ा हुआ। सप्लाई बिजनेस को भी कहते हैं। सप्लाई ठीक है, वो शब्दों का खेल है कि हम सप्लाई कहें। हमने ये नहीं कहा कि कोई चोरी से बेच रहा है, ये डाका डाल रहा है, माफिया मैंने नहीं कहा। ये एक अलग विषय है कि हम उसमें अगर ये कहें कि डाका या जो भी जैसा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ऐसा है कि मैं काम करता था और अपने साथियों की गाड़ी थी, हम साथ में काम करते थे। तो ये था कि ऐसा नहीं था कि हम किसी का लूटते थे या किसी का छीनते थे। ये सत्य है कि लोगों की जरूरतें पूर्ण उस टाइम पे भी करते थे। फर्क ये था कि उसमें 2 पैसे का आवागमन था
और मैंने प्रॉपर ये सारी चीजें छोड़ दी। हाँ, आज भी अगर ऐसी चीज आती तो मित्र साथियों को बता देते कि भैया उनको जरूरत है रेत की, आप दे दीजिए। कल के विवेक में और आज के विवेक में आप क्या देखते हैं? मुझे कुछ फर्क, मेरा मानना है कि कल के विवेक में और आज के विवेक में कोई फर्क नहीं है। मुझे कल भी वही, देखिए हर दौर में लोग कहते हैं ना कि मुझे बचपन से करेले की सब्जी पसंद थी, ये तो गलत बात है भाई। आपके हर टाइम पे पसंद आपकी चेंज होती है, ये मेरा मानना है। आपको बचपन में करेला पसंद था तो हो सकता है आप बड़े हो गए ना तो आपको लौकी की सब्जी पसंद आने लगेगी। ये हर दौर की अपनी अपनी कहानी है, तो ये एक मैच्योरिटी उम्र के पड़ाव के साथ आने लगती है। और मैं मानता हूं कि एक हरकतें होती, बचपना होता है। आप भगवान कृष्ण बचपन में माखन चुराया करते थे तो अब बड़े हो गए, तो वो थोड़ी, तो हर उम्र का एक दौर है, जिम्मेदारियां हैं, पहलू है, और उस हालात के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए। अब विवेक, यहाँ पे एक चीजें और आती हैं। बूढ़ी माँ घर पे है, साथ कब दे रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि मेरी मैया से एक बार इसी प्रश्न को आप सवाल करेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। क्योंकि शिकायतें बहुत होती हैं इस उम्र में, ये रहता है कि हमारी एक बहू आ जाए। विचार तो उनके भी हैं और इन चीजों का भी है कि मतलब बहू जल्द से जल्द आए। आप शायद ये मौका नहीं दे रहे हैं उनको। एक कहावत है हमारी बघेली में, बड़ी सुंदर सी, कहा थे कि नाव की बारात में सब बुरे ठाकुर हो जाए, पकड़ी दोनों के उठाए। हम समाज के वह व्यक्ति हैं जो पतरी दोनों उठावे काम करेला है। तो हमारे तीन भाई है, दो भाई कर लेंगे तो एक भाई तो अपने कर्म भूमि समाज के लिए समर्पित, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां यानी हमारे भाइयों के बाल बच्चे हों या हमारा ये परिवार, जो आप जैसे भाई हैं, आप ये समाज, ये भाई हम जैसे युवाओं से सीखे कि कब तक आप गुलाम भरी राजनीति। आप नहीं मानते इस बात को कि अगला जो विवेक पैदा होगा हमसे तो वो भी तो कर सकता है, इस देश का सेवा कर सकता है? मैं क्यों नहीं मानता? मैं मानता हूं कि मुझसे पैदा किसी कोख से अगर कोई विचार हम जैसे पैदा हो रहा है तो मेरी ही संतान है, अगर मेरी सोच को लेकर चल रहा है। बहुत ऊंची बात कह दी आपने। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये मेरी संतान है, ये मेरे देश के लोग, मेरे जिले के लोग, ये मेरा परिवार है। मुझे कई बार आप जब ऐसी चीजें कहते हैं अंदर से कोरोना टाइप का आता है, मैं कभी भेदभाव चीज ऐसी चीज मानता ही नहीं। जब लोगों के बीच में जाता हूँ, जाति बिरादरी सोच, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो जातिवादता, छोट ऊंच नीच भेदभाव रख के और गंदी राजनीति काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस। ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है और मैं इनके लिए समर्पित हूँ। ये मुझे माने या ना माने, मुझे उन्हें अपेक्षाएं भी नहीं रखता कि विवेक पांडे ने इनका साथ दिया है तो विवेक पांडे इनका कल उपयोग करेगा। अरे आपका विषय है, आप दो या ना दो, लेकिन विवेक आपके लिए लड़ेगा और विवेक आपको अपना भाई मानता है, आप दुश्मन मानते हो, मानते रहो। हम अपना कर्म करेंगे भैया, आप अपना कर्म करें। अभी भी सवाल जारी रहेंगे और फिर हम आपसे अगली मुलाकात करेंगे। बहुत धन्यवाद। और अगली मुलाकात में भी बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। बहुत लेकिन सवाल और जवाब के बीच में जनता का कोई अगर सवाल हो तो आप विवेक भाई से सवाल कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम ज़रूर उन सवालों पर भी गौर करेंगे कि आप विवेक भाई से कैसा सवाल करना चाहते हैं। रही बात विवेक भाई से, मतलब जो भी चर्चा हुई विवेक से और सारी चीज़ें सामने आई, और इन चर्चा को लेकर के कई सारे सवाल, कई सारे मुद्दे, विवेक ने भी बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। अगर बात की जाए तो जहाँ पैदा हुए और वहाँ से अगर पुलिस हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे, ठीक है कि सम्मान के साथ निकाल रही, लेकिन अपने गाँव को छोड़ने का, अपने शहर को छोड़ने का एक अलग जो है दुख और तकलीफ होती है। खासकर तब जब हम सभी से रूबरू हों, गांव के उन गरीबों से लेकर के अमीरों तक हर व्यक्ति से टच हो और सारे मुद्दों को उठाने वाले हों। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का तो विरोध हुआ, जहाँ विवेक के प्रति उनका एक स्नेह देखने को मिला, प्यार देखने को मिला, लेकिन कुछ चीज़ों का ये भी देखा गया कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये सागर है संसार, जहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और फिर मुलाकात होगी यहाँ पर विवेक के साथ। फिर से होंगे सवाल जारी, तीखा प्रहार, हर रात 10 बजे देखते रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं,
कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।